नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और साथ ही साथ हम देखेंगे अधिनियम और अध्यादेश और कानून और विधेयक में अंतर क्या होता है, और साथ ही साथ यह 128वां विधेयक है। तो इससे पहले कुल कितने विधेयक आए हैं, संविधान संशोधन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया और पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा था, और इस बिल का नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे है कि इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, और इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली विधानसभा में 70 में से जो 70 सीटें हैं, उनमें से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यह केवल लोकसभा और दिल्ली विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर यह कानून पारित हो जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। आगे आपका कि मेघवाल ने 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा से पारित न कराने को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पारित होने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका, यह तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा में 2010 में यह विधेयक पारित हुआ था और इसे लोकसभा को भेज दिया गया था। उसके बाद यह विधेयक निम्न सदन की प्रॉपर्टी हो गया था, निम्न सदन यानी कि लोकसभा, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका। 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही संबंधित विधेयक निष्प्रभावी हो गया। तो आपको पता है कि 15वीं लोकसभा यानी कि मनमोहन सिंह सरकार की अंतिम कार्यकाल थी, और उसके बाद मोदी सरकार बनती है और वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा प्रभावी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही 15वीं लोकसभा भंग हुई, उसके बाद ही यह बिल क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। आगे की महिला आरक्षण बिल, इस बिल में लोकसभा में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई हैं और इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, और यह विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है, कानून क्या है, और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे अध्यादेश क्या होता है। तो यहाँ पे पहले आप इसको फोकस करिए कि यह कौन सा है। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे लोकसभा में पेश किया गया है, और इस संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधि को बढ़ावा मिलेगा। आगे आपका कि लोकसभा और दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में ये बदलाव लागू होगा। जैसे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी, ठीक उसी तरह से सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 33% सीटें अनिवार्य हो जाएंगी। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। आगे कि इसके अतिरिक्त अधिनियम, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेसिक तौर पे आपको पता है कि इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था में 33% सीटों के आरक्षण की प्रावधान किया गया है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में, और इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और भाग 9 में जो पंचायती राज को रखा गया उसमें भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है, और जिसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है जो होता है भाग 9 क। तो उसके तहत नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसमें जो अनुसूची है उसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं, और नगर पालिका में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी मैं ये बता रहा हूँ कि इससे पहले भी ठीक है कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए 33% सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और इसको संवैधानिक दर्जा पहले 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में दिया गया था।
अगर आगे की बात की जाए तो इसमें है कि इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा दिल्ली के और विधानसभा सभी राज्यों के महिलाओं की भागीदारी, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। महिलाओं के लिए लाए गए आरक्षण जो होगा वह 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही इस प्रावधान की सीटों का आवंटन रोटेशन प्रणाली के तहत की जाएगी, यानी कि जैसे 15 सालों तक अगर उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद 15 सालों तक बिहार में, तो इस तरह से कुछ कुछ राज्यों में क्या होगा कि 15-15 सालों तक लागू किया जाएगा और यह रोटेशन प्रणाली में अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे आपका कि महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है। इससे पहली बार 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने पेश किया था। हालांकि उस वक्त ये बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद तमाम सरकारें आईं और इसके कानून का रूप देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की जो सर्च रिकॉर्ड है उसके बारे में। तो इस प्रावधान के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण कानून लागू किया जा सकेगा। मतलब कि महिला आरक्षण कानून लागू होने की राह में अभी भी कुछ मतलब कि बेसिक तौर पे दो रोड है, पहला की जनगणना और दूसरा परिसीमन है। यानी कि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ 2021 की जनगणना होनी थी अब अभी हो नहीं पाई है। तो अब जब पहले जनगणना होगा उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद महिला आरक्षण भी लागू किया जाएगा। दूसरा है कि इससे संकेत मिलता है कि महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले जनगणना होना नहीं है। तो 2024 का लोकसभा का चुनाव के बाद ही यह प्रावधान लागू हो पाएगा। आगे की इसमें कहा गया है कि आरक्षण शुरू होने के 15 साल बाद प्रभावी होना बंद हो जाएगा। विपक्ष को इस बात पर भी ऐतराज है कि आखिर महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए जो है 15 वर्ष की अवधि ही सीमित क्यों रखी गई है। साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो यहाँ पे 1/3 जो शब्द है, ठीक है, वह स्पष्ट नहीं करता है। अब आगे आपका कि विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों की अदला बदली होगी। अब साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि विधेयक में महिला आरक्षण के लिए जो व्याख्या मतलब पेज फंसा है वह क्या है। तो आपको मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि इसको सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार यानी कि यूपीए की सरकार थी, जो कि 13 पार्टियों का गठबंधन था। लेकिन सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ एक पार्टियों ने नेता ने महिला आरक्षण के मतलब पक्ष में नहीं थे और इस विरोध के वजह से यह विधेयक सीपीआई की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति की अध्यक्ष के पास भेजा। यानी कि सीपीआई की जो प्रमुख थी गीता मुखर्जी, उनकी अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया और गीता मुखर्जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनके पास रिपोर्ट भेजा गया। और इस समिति में कुल 31 सदस्य थे, जिनमें कि ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, गिरिजा व्यास, राम गोपाल यादव, सुशील कुमार शिंदे और हन्ना मोहल्ला आदि ऐसे लोग नेता शामिल थे। इस समिति ने विधेयक में 7 बड़े सुझावों को प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में 1/3 से कम वाक्य अस्पष्ट है और इसकी अलग तरह से व्याख्या की जानी चाहिए। तो हालांकि विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वह 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1/3, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो 1/3 से कम है वह स्पष्ट नहीं है और इसकी अलग तरह से व्याख्या की जानी चाहिए। साथ ही साथ समिति ने सुझाव दिया कि इसे लगभग 1/3 लिखना चाहिए कि इससे अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं बचे। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ उचित समय पर मिलने के लिए इसका विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस समिति का हिस्सा थे और साथ ही साथ उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट में कहा था कि यह विधेयक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात तो करता है। मेरा मानना है कि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए 1/3 आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और यह आरक्षण ओबीसी की महिलाओं के लिए भी
सही अनुपात में होना चाहिए। तो ये सारे विपक्ष के प्रावधान थे जो पहले और आज भी लगभग वही मुद्दे हैं जिसके कारण विपक्ष हंगामा कर रहा है कि ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस बिल को लेकर आ रहे हो तो 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले लेकर आइए, और साथ ही साथ आपने जो 1/3 की बात कही है इसको आप स्पष्ट करें, तो जिसके कारण विपक्ष इसका हंगामा कर रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको पता है कि बीजेपी सरकार 2014 में मोदी की अगुवाई में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2024 और 2019 के चुनावों के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई खास काम नहीं हो पाया। लेकिन 18 सितंबर 2023 को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई लोकसभा से। आगे है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं की भागीदारी को देख सकते हैं। तो देश की संसद के विधानसभाओं में महिलाओं का वजूद क्या है, तो इसमें देखते हैं कि संसद की ओर से अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है और मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में महिलाओं की संख्या मात्र 78 है, जो कि 15% से कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। तो कुछ विधानसभाओं को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि सबसे पहले बिहार में जो महिलाओं की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी वह मात्र 10.70% है। छत्तीसगढ़ में 14.44% है। हरियाणा में 10% महिलाओं की भागीदारी है। झारखंड में 12.35 महिलाओं की भागीदारी है। पंजाब में 11.11% महिलाओं की भागीदारी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 12% महिलाओं की भागीदारी है। साथ ही उत्तराखंड में 11.43% भागीदारी है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी है 11.66%। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 13.70% महिलाओं की भागीदारी है। और बात करें राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली की, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी है 11.43%। और इसमें अगर गुजरात विधानसभा की बात की जाए तो गुजरात विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी है 8.2%। और सबसे बुरी स्थिति हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केवल एकमात्र महिला विधायक हैं। अब यहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि क्या होता है बिल, ठीक है। तो बिल कहें या विधेयक कहें तो आपको पता है कि जब तक कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास ना हो जाए तब तक उसे बिल कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं विधेयक। और जैसे अभी केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में पेश किया और जब यह पास हो जाएगा तो यह अधिनियम बन जाएगा। हालांकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जब दोनों सदनों में कोई बिल पास हो जाए तो उसे ऑटोमेटिक कानून बन जाता है, तो आप गलत हैं। दरअसल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कानून बनने से पहले अधिनियम बनता है और इसकी अंतिम प्रक्रिया कोई कानून करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कानून तब बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास हो जाता है, तब यह क्या होता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर वह लोकसभा, राज्यसभा से पास हो और राष्ट्रपति उसे अनुमति न दे तब तक वह विधेयक ही रहता है। जब तक कि तीनों लोग उस पर अपनी सहमति न दें तब तक वह विधेयक रहता है। अगर तीनों लोग उस पर सहमति दे देते हैं तो वह क्या बन जाता है, अधिनियम या कानून। अब यहाँ पे समझते हैं कि अधिनियम और कानून में अंतर क्या है। तो यहाँ पे है कि दरअसल किसी भी बिल को अधिनियम बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास होना होता है और इसके साथ ही आधे से ज़्यादा राज्यों की इस पर सहमति की मुहर के साथ ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना भी अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही कोई बिल अधिनियम बनता है। हालांकि यह कानून तब तक नहीं माना जाता जब तक कि इसे जमीन पर लागू न कर दिया जाए। साफ शब्दों में कहूँ तो किसी भी बिल को कानून बनने में 3 चरण को पार करना होता है, यानी पहले बिल, फिर अधिनियम, फिर अंतिम चरण वह क्या बनता है, कानून। तो आपको मैं बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। और जब इसको लागू कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, कानून। तो यह आपके अधिनियम और कानून में क्या है, अंतर है। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम समझते हैं अध्यादेश को। तो आसान भाषा में समझे तो अध्यादेश कम समय के लिए बनाया गया एक क्या होता है, कानून होता है। इसके लिए सरकार को त्वरित रूप से संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि बाद में फिर इस कानून के लिए संसद की इजाज़त सरकार को लेनी पड़ती है। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 226 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह अध्यादेश, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो है 128वां
विधेयक है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है। तो अभी तक कुल संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि हम 101वें से देखते हैं तो आपको पता है कि 101वां संविधान संशोधन था जो 1 जुलाई 2017 को, जिसका संबंध था जीएसटी से। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 11 अगस्त 2018 को, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन जो था 12 जनवरी 2019 को, और यह अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लेखित किया गया, और इसमें बेसिक तौर पे अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, यहाँ पे उल्लेखित वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर। तो बेसिक तौर पे आप इसको शॉर्ट भाषा में समझे तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, कि सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में की गई। 104वां की बात की जाए तो 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल करना, और साथ ही साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। तो आपको पता है, इसीलिए मैंने 545 की जगह आपको 543 बताया, क्योंकि 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत होते थे वो क्या थे? एंग्लो इंडियन। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो यह 104वां, और साथ ही साथ 105वां संविधान संशोधन जो है वह क्या है? तो 10 अगस्त 2021 को इसको लागू किया गया, और इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की पहचान के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए इस संशोधन ने 11 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, और इसमें कहा गया कि यह शक्ति केवल किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो 105वां संविधान संशोधन ये हो गया। अगर 128वां बिल अगर पास हो जाता तो भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो जाएंगे? 106। तो अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हुए हैं, और 127वां विधेयक किससे था? तो आपका यही था कि ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र को शक्ति दे दी गई थी। तो यह 128वां संविधान अगर ये विधेयक पास होता है तो भारतीय संविधान में कुल 106 विधेयक हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आएगा। आप बिल, विधेयक, अध्यादेश, साथ ही साथ आप महिला आरक्षण बिल का जो विपक्ष का पक्ष है उसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये भी समझ पाए होंगे कि महिला आरक्षण बिल है क्या। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।